Aspirants, how are you all? Once again, welcome back on my platform Mails वाला. Here, this is सुचिता सिंह. I hope you all are doing very well. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी MCQ सीरीज़ का 5th लेक्चर है, ठीक है। आज हम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ लगभग 50 MCQs पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को लगभग 45 से 50 मिनट तक आराम से ध्यान से सुनते जाएं और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिले प्लीज़ आप साइड में नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस समझनी है, मतलब अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो कि आखिर हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा दूर न जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले ईयर के पेपर को उठाएं, ठीक है। आप जब 2022 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग और दूसरा है क्षमादान शक्ति मतलब पार्डोनिक्स पावर, ठीक है। आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72 आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो आपको MPPSS प्रीलिम्स के अलावा भी कुछ वनडे एग्जाम्स व्यापम एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, मतलब किस आर्टिकल में ये प्रोविज़न किया गया है कि द पावर्स ऑफ यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54, ठीक है। तो राष्ट्रपति बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 तक में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ आर्टिकल 51, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर DPSP से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका प्रेसिडेंट का चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होता है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 52, जिसमें राष्ट्रपति का पद मतलब पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चैप्टर को लाइक जो हमारे सिलेबस में है हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो इन सब का पहला आर्टिकल इनके होने का प्रोविज़न करता है, मतलब फिर अगर आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं तो आर्टिकल 63 में ये प्रोविज़न किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी पहला आर्टिकल यही है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और फिर अगर आप उच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो उसमें भी पहला प्रोविज़न यही किया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। एम आई राइट? तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ आर्टिकल 52, ये भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 53 और लास्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल की बात की गई है, ठीक है, कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, जिसमें आपने पढ़ा था संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, मतलब जो संसद के सदस्य हैं लेकिन भाग नहीं लेते हैं, तो आपका आंसर मनोनीत सदस्य हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, समझ आया। यहाँ पर आपको इन शॉर्ट बता दिया गया है। अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट आवर लेक्चर सीरीज वंस, ओके। फिर आपका एक और ऑप्शन बचता है दैट इज़ ऑप्शन सी मतलब आर्टिकल 53, तो ये आपका राइट आंसर है। आर्टिकल 53 में ये प्रोविज़न किया गया है कि द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विल बी प्रेसिडेंट, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। और आपने पढ़ा था, हमने अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पर बेसिकली नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है, समझ आया। फिर चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, मतलब भारत में प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा लोकसभा के सदस्यों द्वारा और चौथा अप्रत्यक्ष मतदान से। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं।
क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी विशेष सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के मेंबर्स, दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से और ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष मतदान से। तो देखिए बेसिकली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान में ये डिफरेंस होता है। जैसे जब आप वोट देते हैं, मतलब जब आम जनता वोट देती है तो उसे हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी भी इलेक्शन में हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर वहाँ पर वोट देते हैं तो उसे हम अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं, ठीक है। आप कभी राष्ट्रपति के मतदान में आप कभी आप कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने गए हैं? नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि वहाँ पर आपके बिहाफ में आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दैट इज़ अप्रत्यक्ष मतदान से हो जाएगा। क्लियर। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। आप ऑप्शंस देखें। पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और चौथा राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ विधानसभाओं के भी सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है। तो हर राज्य में विधान परिषद न होने के कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, मतलब नामांकन के लिए आपको कितने सपोर्टर की आवश्यकता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 10 निर्वाचक द्वारा, 20 निर्वाचक द्वारा, 50 निर्वाचक द्वारा, 45 निर्वाचक द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 सपोर्टर और 50 प्रमोटर चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 15,000 जमानत राशि होती है जो कि 1/6 वोट नहीं मिलने पर जब्त हो जाती है। मगर जितने कुल मतदान पड़े हैं, जितने कुल वोट दिए गए हैं, अगर आपको उसका 1/6 पार्ट नहीं मिलता है तो आपकी ये 15 की राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। समझ आया। हालांकि ये सपोर्टर और प्रमोटर की संख्या पहले अलग थी, लेकिन आपसे करेंट पर्सपेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ 50 हो जाएगा। ओके। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया है कि एक ही राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एक राष्ट्रपति या एक उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चाहे जितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस है आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 57। तो आपने देखा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, मतलब पोस्ट है। फिर आर्टिकल 50 तो आपने देखा आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, मतलब पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दी गई है, ठीक है। फिर आर्टिकल 54 में आपने अभी देखा कि निर्वाचक मंडल है, मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट बाद आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ओके। हमने पढ़ा था एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
अप्रत्यक्ष मतदान पढ़ा था, शायद आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ आप रिवाइज़ करते चलें, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है? और फिर आपका लास्ट है आर्टिकल 57। तो बेसिकली आपका लास्ट ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की योग्यता दी हुई है, ठीक है? मतलब एक राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 57 के अंतर्गत प्रोविज़न किया गया है। समझ आया? तो आप इस तरह से एमसीक्यू के थ्रू भी आर्टिकल्स को लर्न कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? मतलब कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है? ऑप्शंस: आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ठीक है? तो ऑप्शन डी तो सबके लिए कंपलसरी है, देश का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, ये भी राष्ट्रपति की योग्यता है। और उसके अलावा अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये भी करेक्ट, क्योंकि जब आप राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये शामिल है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है? मतलब उनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य बन सके, ठीक है? लेकिन कहीं भी ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है कि वो पढ़े लिखे हों, मतलब एजुकेटेड हों, ऐसा कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन से हैं, तो आपका आंसर ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा, ठीक है? ज्ञानी जेल सिंह, ओके। बेसिकली यार कैमरा और यहाँ पे लिखना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो प्लीज़ आप इसको मैनेज कर लें, ठीक है? आप एक पेज लेके बैठा करें और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, एडिशनल फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं, आप उसे साइड में नोट डाउन करते जाएं, ठीक है? और इसके अलावा जो भी ऐसे फैक्ट है, जैसे सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, पहले राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति, किनकी पद के दौरान मृत्यु हुई, तो ऐसे फैक्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो अब पहले आप सभी कमेंट करके ये बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन है, मतलब हु वॉज द मोस्ट एजुकेटेड प्रेसिडेंट इन अवर इंडिया, ओके? सो आप सभी कमेंट करके बताएं, तब तक हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है तो उसे किसे दिया जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है, ठीक है? सौंपने का इन द सेंस कि उस विवाद को देखने के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको सुलझाने के लिए किसको दिया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, मतलब एजी को, दूसरा है संसद मतलब पार्लियामेंट को, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा, ठीक है? चाहे फिर उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, इनके निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाता है, ठीक है? और ऐसा किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोविज़न है? तो ऐसा आर्टिकल 71 के अंतर्गत प्रोविज़न किया गया है, ठीक है? मतलब आर्टिकल 71 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी अगर कोई भी विवाद है तो वो किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ठीक है? वो किसी भी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में नहीं, महाधिवक्ता के पास नहीं, सीएजी के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली आपको विवाद से एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर निर्वाचन अवैध घोषित होता है, मतलब कोई राष्ट्रपति अगर अवैध रूप से अपने पद पर पाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य, मतलब जो कार्य उन्होंने किए हैं वो अवैध नहीं होगा, ठीक है? मतलब उनका निर्वाचन अवैध घोषित होगा मगर उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, ठीक है? इलीगल नहीं होंगे, समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। मतलब कब से लेकर कब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, ठीक है? यह तिथि कब से डिसाइड होती है, ओके? ऑप्शंस आपने देखे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज़ अपने पद ग्रहण की तिथि से, ठीक है? क्योंकि निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि ये राइट नहीं है,
संसद द्वारा निर्धारित तिथि ये भी राइट नहीं है। अपने निर्वाचन की तारीख से ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी दैट इज़ अपने पद ग्रहण की तिथि से, मतलब जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 साल बाद उनका कार्यकाल पूरा माना जाता है, ठीक है। अब आप सभी चलिए कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके 2022 में आया भी था, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 53, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 13, ठीक है। तो आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार का है, तो बिल्कुल गलत। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, हमने अभी ही पढ़ा, तो ये भी गलत। और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ आर्टिकल 61 हो जाएगा, ओके। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शंस है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा और लास्ट है न्यायालय में ट्रायल द्वारा, ठीक है। तो आपको कितने भी ऑप्शंस दिए हों आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने राष्ट्रपति में पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, दैट इज़ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर हम बात करें तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया नहीं गया है, ठीक है। समझ आया? और महाभियोग की प्रोसेस क्या है ये आप डिटेल में हमारे लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं अगर वो किसी स्थिति में अपना पद स्वयं छोड़ना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी मतलब उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति ये त्यागपत्र ले जाकर के लोकसभा स्पीकर को देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र और कार्यकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आर्टिकल 56 हो जाएगा। इसी आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का पदत्याग भी है और उनका कार्यकाल भी फिक्स किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। मतलब किस हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इम्पीचमेंट की प्रोसेस संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा स्टार्ट हो जाती है। बस शर्त ये है कि आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब आप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इन्फॉर्म करें उन्होंने किस तरह से संविधान का अतिक्रमण किया है, ठीक है। समझ आया? तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। मतलब अगर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट किसी तरह से खाली होती है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी तरह से रिक्त होता है तो किस अवधि तक दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 90 दिन में, ऑप्शन बी 6 महीने में, ऑप्शन सी 9 महीने में, ऑप्शन डी 1 वर्ष में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 महीने के अंतर्गत दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो बेसिकली आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पद रिक्ति दी हुई है कि जब तक प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे और 6 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है, ठीक है। मतलब कौन ऐसा है
जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन महाभियोग के प्रोसेस में नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषदें, ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। तो आप सभी जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति की दोनों सदनों में जाती है, ठीक है। मतलब दोनों सदनों से जब बिल पास होता है तभी तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है राज्यों की विधान परिषदें। तो आप सभी जानते हैं राज्यों की विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग की प्रोसेस में भाग नहीं लेता है, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाएं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग के प्रोसेस में इनका कोई भी रोल नहीं होता है, समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि इसमें चाहे वो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया हो, दोनों को ही 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया की प्रकृति क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं अर्धन्यायिक, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायिक और ऑप्शन डी विधायी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया सेमी जुडिशियल है, मतलब अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक इन द सेंस कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूर्ण होती है तो उनको सिर्फ पद से हटाया जाएगा, ठीक है। उनके विरुद्ध कोई भी पेनल्टी चार्जेस या उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, समझ आया। सिर्फ और सिर्फ उनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। मतलब अगर किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस अवधि तक, जब तक दूसरा राष्ट्रपति इलेक्टेड नहीं हो जाता है, तो उस अवधि तक कौन एज अ प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य करेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट उनके पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस अवधि में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्य करेंगे, ठीक है। समझ आया। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा बुलाया जाता है, मतलब कौन ये संयुक्त अधिवेशन करा सकता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आप सभी जानते हैं और प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स में हमने पढ़ा भी था कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, मतलब हु चेयर्स दिस, तो उसका आंसर ऑप्शन बी दैट इज लोकसभा स्पीकर हो जाएगा, ओके। फिर आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन किन मामलों में बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई भी हाउस मतलब कोई भी सदन किसी भी बिल को 6 महीने से ज़्यादा रोक के रखा है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त बैठक के लिए एटलीस्ट 80 मेंबर्स होने चाहिए। मतलब कोरम कितना होता है गण पूर्ति, तो 80 सदस्य होंगे तभी संसद की संयुक्त बैठक चलेगी, ठीक है। समझ आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। ऑप्शंस: भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर किसी भी सिचुएशन में एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, ये तो स्वयं राष्ट्रपति ही होते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी तौर पर उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत विधेयक पर सहमति वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं 63, मतलब आर्टिकल 63, ऑप्शन बी आर्टिकल 108, ऑप्शन सी आर्टिकल 109, ऑप्शन डी 113, ठीक है। आपने पढ़ा आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, सॉरी, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन बी 108, आपने देखा 108 में संसद की संयुक्त बैठक है, ठीक है, मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर आपने देखा 109 में बेसिकली धन विधेयक से संबंधित कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट है आर्टिकल 111, जो कि बिल्कुल सही है। आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की विधेयक आदि पर सहमति दी गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो पावर्स भी मिलती हैं, और राष्ट्रपति की वीटो पावर्स में बेसिकली आत्यांतिक वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होते हैं और पॉकेट वीटो होते हैं, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना, ना तो उसको संसद को रिटर्न करना और ना उस पर हाँ ना कुछ पास करना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है आत्यांतिक वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। और उसके बाद निलंबनकारी वीटो है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को उस बिल पर, उस विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर संसद वापस उस बिल को भेज देती है तो फिर उस पर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिर राष्ट्रपति दोबारा उस विधेयक को वापस भेज नहीं सकता है, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सिर्फ निलंबनकारी वीटो का उपयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है इसका एक रीज़न है, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है, ठीक है। तो इस कारणवश राष्ट्रपति उसे वापस भेज नहीं सकता है। और आपको ये भी याद रखना है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। समझ आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आपके पास ऑप्शंस है, पहला जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है तो अंतिम प्रक्रिया, अंतिम प्रोसेस, अंतिम स्टेप राष्ट्रपति की सहमति होती है, ठीक है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो फिर वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। समझ आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? मतलब कौन किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी दैट इज राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? मतलब
जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 200, ऑप्शन डी आर्टिकल 356, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 360 और आर्टिकल 356 ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। मतलब इमरजेंसी से संबंधित इनमें प्रोविज़न किए गए हैं। फिर उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, दैट इज़ 123 और 200, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दैट इज़ आर्टिकल 123 करेक्ट है। यहाँ पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी हुई है, ठीक है। और ये अध्यादेश बेसिकली संसद के सत्र स्टार्ट होने के बाद 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, समझ आया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, मतलब हु इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो आपको ये नियुक्तियाँ भी याद रखनी है कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्तियाँ की जाती है, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी ये भी करेक्ट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ये इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर एक राज्य का राज्यपाल मतलब गवर्नर, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की, UPSC आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और भी कुछ नियुक्तियां हैं, हम उनको आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप प्लीज़ ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रपति जिस सरकारी आवास में रहते हैं उसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रपति भवन बेसिकली एक वायसराय के द्वारा 1911 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब इसकी नींव 1911 में रखी गई थी और ये बन करके लगभग 1929 या फिर 1929-30 इस बीच में ये बन कर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसने राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था। ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी ली कॉर्बसियर द्वारा, ऑप्शन सी एडविन लुटियंस द्वारा, ऑप्शन डी तरुण दत्त द्वारा, ठीक है। तो एडवर्ड स्टोन गलत है, ली कॉर्बसियर ये भी गलत है, तरुण दत्त ये भी गलत है। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी दैट इज़ एडविन लुटियंस ये सही है, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था, ठीक है। और आप लोकेशन भी याद रखें कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो रायसेना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। दिल्ली में रायसेना हिल्स है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम कहें तो जितने भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष के निवास हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनके निवास के कंपेरिजन में देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, आपके पास ऑप्शंस है दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन डी चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली एवं पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। आपने निर्वाचन मंडल में भी देखा कि दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ओके। और बेसिकली 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखिए कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों का भाग लेना स्वीकृत किया गया, समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। यहाँ पर आप सभी एक पॉइंट और याद रखिएगा कि संसद की संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 बार बुलाई गई है, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते चलिए, बाकी जो भी एडिशनल फैक्ट याद आते जाएंगे हम वो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी दैट इज भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक हो जाएगा, ओके। इसके अंतर्गत ज्ञानी जेल सिंह जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं।
आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपका लगभग यहाँ से 60% या फिर 50-60% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने देखा आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57 और जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमने देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा, महाभियोग की प्रक्रिया भी इन शॉर्ट हमने एक ओवरव्यू ले लिया है और जो भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी थी हमने वो देख लिए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी वन लाइनर फैक्ट है तो वो आपको ग्रुप में ज़रूर एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं और फिर हम उसके बाद अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वाइस प्रेसिडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और आप ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की अगर हम तुलना करें तो सबसे उचित तुलना ब्रिटेन के सम्राट से होगी, ठीक है। ब्रिटेन के सम्राट से सबसे अधिक तुलना इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर भी जो ब्रिटेन के सम्राट है वो उनका सिर्फ नाम मात्र का रोल रहता है, मतलब वो नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान होते हैं, जिस तरह भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान होते हैं, ठीक है। समझ आया। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अगर आपने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखा हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं और फिर आप ये आंसर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने अपने देश में अपने संविधान में उपराष्ट्रपति का पद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ग्रहण किया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। फिर उसके बाद आप सभी जानते होंगे हमने लगभग हर देश से कुछ न कुछ प्रोविज़न ग्रहण किए हैं, ठीक है। संविधान के स्रोत मतलब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपको एक एमसीक्यू लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर हम वरीयता क्रम देखें तो सबसे पहला पद राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। मतलब सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का, और फिर तीसरा सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर का होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और फिर आपका जो अगला है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये बेसिकली वरीयता क्रम में 5वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। इन्हीं के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष का भी क्रम मतलब इन्हीं के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष की भी वरीयता रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक ऑप्शन बचता है दैट इज़ ऑप्शन सी। तो वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब आते हैं, ठीक है। आपको वरीयता क्रम की लिस्ट भी हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि आप कुछ मेजर लर्न कर लें जैसे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 5.5 ईयर, ओके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोविज़न किया गया है, तो कार्यकाल मतलब अवधि, तो ये आर्टिकल 67 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद अवधि दी हुई है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। समझ आया। और आप ये भी प्रोविज़न याद रखें कि चाहे कार्यकाल पूरा भी हो जाए लेकिन उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी, जब तक अगला इलेक्शन होके नेक्स्ट कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, मतलब कौन सा ऐसा हाउस है जिसका हेड उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, ओके। आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी मतलब राज्यसभा एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा सदन है जिसका हेड, जिसका चेयरमैन उसका मेंबर नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण बस इनको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। हालांकि ये निर्णायक मत मतलब डिसाइडर वोट दे सकते हैं, हम उस पर भी आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जिसका चेयरमैन, जिसका प्रमुख उसका सदस्य नहीं होता है। और होता कौन है राज्यसभा का हेड? तो यहाँ पर बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के हेड होते हैं, ठीक है। और ऐसा प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है? तो ऐसा प्रोविज़न आर्टिकल 64 के अंतर्गत किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। समझ आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? आपके पास ऑप्शंस है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में करेंगे वही उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ओके, फिर चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। मतलब आपने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद दोनों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, जहाँ पर राज्य विधानसभा मेंशन है। और आपको ये भी याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब पूरे सदस्य भाग लेंगे, चाहे फिर वो मनोनीत हो चाहे फिर वो निर्वाचित हो, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य वाला भी ऑप्शन गलत है। आपको ऑप्शन बी दैट इज सभी सदस्य और सिर्फ संसद के, ठीक है, न तो राज्य विधानसभा के और न ही राज्य विधान परिषद के। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, मतलब कितने सपोर्टर्स होने चाहिए? ऑप्शन 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट में 50 सपोर्टर 50 प्रमोटर, ओके। उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट में 20 सपोर्टर और 20 प्रमोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति में उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति के भी नामांकन के लिए 15 की जमानत राशि दी जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मतलब राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही अपना पद त्याग भी सौंपते हैं, ठीक है। तो पद त्याग कौन किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे को ये पद त्याग भी सौंपते हैं। और फिर उसके अलावा अगर हम शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। आप सभी इस पॉइंट को नोट कर लें और याद रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है, मतलब व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दैट इज 4 लाख करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सैलरी 5 लाख होती है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख और प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर ये वेतन मिलती है। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति की कोई भी वेतन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है, ये वेतन उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, मतलब जिस टाइम पर उपराष्ट्रपति एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो उस टाइम पर ऑप्शन ए वह राज्यसभा के सभापति के सभी कार्य करते हैं। ऑप्शन बी उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी वह राष्ट्रपति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब उन्हें राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उस टाइम पर वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और ऑप्शन सी जो है दैट इज वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज उसे उपराष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो आपने पढ़ा, मैंने अभी इसी वीडियो में पहले बताया कि जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसी सदन में पेश होगा जिसके वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, हालांकि इस ड्यूरेशन में जब इसके संबंधी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तो वो अपने पद पर नहीं माने जाते हैं। समझ आया। फिर इसके अलावा जो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे संसद के किसी भी सदन द्वारा, ये प्रेसिडेंट पर अप्लाई होता है। फिर संसद की संयुक्त बैठक में, तो संसद की संयुक्त बैठक बहुत ही विशेष मामलों पर बुलाई जाती है और अभी तक सिर्फ 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, और केवल लोकसभा में तो ऐसा भी प्रोविज़न नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे फैक्ट्स कवर होंगे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। मतलब देखिए, आपने ये समझा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होते हैं तो वो उस ड्यूरेशन पर राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। तो जब अब उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पर कार्य भी नहीं करेंगे तो बेसिकली उस टाइम पर सभापति के तौर पर कौन कार्य करेगा। अब क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है वह स्वयं, मतलब उपराष्ट्रपति स्वयं, ऑप्शन बी नया सभापति, ऑप्शन सी उपसभापति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दैट इज उपसभापति बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, वही उस अवधि तक सभापति के तौर पर उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे और राज्यसभा के उपसभापति सभापति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। समझ आया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, मतलब जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर किसी भी तरह से उनका पद खाली हो जाता है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है। मतलब किस अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, ऑप्शन बी अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, ऑप्शन सी अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, ऑप्शन डी अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज़ अधिकतम 6 माह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 वर्ष तो नहीं होगा क्योंकि इसके पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना कंपलसरी है और शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जब तक 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता है तब तक वो पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 मंथ इसकी लिमिट होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, मतलब पहले की ही क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले जो वेतन है, जो भत्ते हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, उन्हें ये सैलरी और अलाउंसेस राज्यसभा के सभापति मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो सैलरी है वो कितनी है, तो वो 4 लाख है। ऑल राइट, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ठीक है, ऑप्शन संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप पढ़ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज संसद के मनोनीत सदस्य हो जाएगा, क्योंकि संसद के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और अब अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान करता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, ठीक है, तो आप अब थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, मतलब किस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति वोट दे सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन सी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। समझ आया, मतलब मेंबर न होने के कारण उनके पास वोटिंग राइट, मत अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है किस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति में, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद कभी भी नहीं करते, ये भी गलत है। निर्णायक मत आप इन द सेंस ये समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी विधेयक पर 50-50% सहमति है, ठीक है, मतलब वहाँ पर बराबर की परिस्थिति है, तो निर्णय लेने के लिए निर्णायक मत आप इस तरह से याद रखें। तो उस परिस्थिति में जहाँ पर बराबर सहमति है वहाँ पर उपराष्ट्रपति अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, और क्यों देंगे, तो सभापति के तौर पर देंगे, सदस्य के तौर पर तब भी वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी दैट इज मतों के बराबर रहने की स्थिति में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब 50-50% वोट होंगे तो उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकते हैं, और किस हैसियत से देंगे, मतलब किस तौर पर देंगे, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर देंगे। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं, 1 से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो आपको याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये चाहे जितनी बार इलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आपको इस तरह के फैक्ट, कौन सबसे ज़्यादा बार री इलेक्ट हुए हैं, मतलब किनका सबसे अधिक बार पुनर्निर्वाचन हुआ है, ये सब आपको 1 लाइनर फैक्ट ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें समझाने जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ें, ये लाइन्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो वो आपको ग्रुप में अपडेट कर दी जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर आपने पहले ही पढ़ा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति ये त्यागपत्र, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, समझ आया। तो और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं,
तो उपराष्ट्रपति को बेसिकली राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, ठीक है। समझ आया? मतलब देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। पदत्याग किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पदत्याग किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति का पदत्याग किसको सौंपेगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। ओके, थैंक यू।